Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to complete our class 7 NCERT book Honeycomb. तो लास्ट के 4 चैप्टर्स के समरी आज हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में. इसके बाद आई विल प्रोवाइड यू वन मोर वीडियो विद ऑल द पोएम्स फ्रॉम द बुक Honeycomb एंड एट द एंड MCQ प्रैक्टिस हम कर लेंगे जिससे कि आपकी ओवरऑल एक रिवीजन हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द समरीज क्विकली. तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 7, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, रिटन बाय रोल्ड डाल. द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग इज अ फनी एंड इमेजिनेटिव स्टोरी. तो देखिए ये एक कंप्लीटली इमेजिनेटिव स्टोरी है, कोई भी रियलिटी इस स्टोरी में नहीं है. और इसका नरेटर जो है वो है मिस्टर विली वोंका. ये आपको याद रखना है, नेम नरेटर है. ये अपनी स्टोरी सुना रहे हैं चार्ली बकेट को. Now, Mr. Wonka first invented Wonkavit, a pill that makes people much younger. कि इन्होंने एक इन्वेंशन की है, इन्होंने एक दवाई बनाई है Wonkavit जिसका नाम है. और इससे होता क्या है कि लोगों की एज कम हो जाती है. बट इट वॉज टू पावरफुल, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है. ये इतनी पावरफुल है कि इन्होंने एक पर्सन को ये दवाई दी और उसकी एज -87 हो गई है. मतलब कि वो पर्सन अब डिसअपियर हो चुका है, उसे 87 ईयर्स तो वेट करना पड़ेगा पैदा होने के लिए. This means the person becomes so young that he has to wait 87 years to be born again and come back. This was a big problem, so Wonka decided to invent something opposite. अब ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कि बंदा गायब ही हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि अब इसके ऑपोजिट वो दवाई बनाएंगे जिससे कि एज बढ़ जाए. A medicine to make people older very quickly. He named it Vita Wong. अब आपको नेम्स में कंफ्यूज नहीं होना है. चैप्टर का नाम है इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग. ये इन्वेंशन क्यों की है इन्होंने? क्योंकि इन्होंने पहले इसकी ऑपोजिट दवाई बना दी थी वोंकाविट, जिसकी वजह से वो इंसान डिसअपियर हो गया था. इसीलिए इन्होंने एक नई इन्वेंशन की है वीटा वोंग की. तो वीटा वोंग हमारी वो दवाई है जिससे कि एज बढ़ती है, ओल्डर हो जाते हैं लोग. Now, to make Vita Wong, Wonka needed to collect age from the oldest living things in the world. अब ये दवाई बनाने के लिए इन्हें जो सबसे ओल्डेस्ट चीजें थी वर्ल्ड में वो सब चाहिए थी. He thought deeply and asked. उन्होंने काफी सोचा और फिर पूछा what lives the longest, कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो है वो क्या चीज है जो जिंदा रहती है. चार्ली फिर आंसर करता है ट्री, कि ट्री जो है काफी सालों तक जिंदा रहता है. वोंका एग्रीड, वो भी एग्री करते हैं वोंका जो हमारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पर. बट नॉट एनी ट्री, वो कहते कि लेकिन कोई ऐसा वैसा ट्री नहीं. इट इज द ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री. आपको नेम जरूर से याद रखना है कौन सा ट्री था. दैट ग्रोज ऑन व्हीलर पीक इन निवाडा यूएसए. यूएसए के व्हीलर पीक पे जो है ये ट्री मिलता है. सम ऑफ दीज ट्रीज आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड. और कुछ जो ये ट्रीज हैं वो 4-4 हजार साल पुराने होते हैं, और ये एक रियल फैक्ट है. नाउ वोंका जम्प इनटू हिज ग्रेट ग्लास एलिवेटर. ये उसकी एक और इन्वेंशन है, इसमें बैठकर वो पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करता है. और वो क्या क्या चीजें कलेक्ट कर कर लाता है वो प्रोवाइडेड यू अ लिस्ट हियर. सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन. सैप लाइक आप लगा सकते हैं कि रस लेकर आता है वो उस पेड़ का, सबसे पुराने पेड़ का. टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर. एक रशियन फार्मर है, 168 उसकी एज थी, उसके वो नाखून लेकर आता है पैरों के. नेम था उसका पेट्रोविक ग्रिगोरविच. देन एन एग लेड बाय 200-ईयर-ओल्ड टॉर्टोइस. एक कछुआ था टॉर्टोइस 200 साल का, दैट बिलोंग्ड टू द किंग ऑफ टोंगा. और उसका वो एग लेकर आता है. द टेल ऑफ ए 51-ईयर-ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया. 51-ईयर-ओल्ड के हॉर्स की टेल. विस्कर्स ऑफ ए 36-ईयर-ओल्ड कैट. जो मूछें होती हैं कैट की उसको विस्कर्स बोलते हैं, वो लेकर आता है. एन ओल्ड फ्ली दैट लिव्ड ऑन क्रम्पेट फॉर 36 ईयर्स. अब ये जो कैट थी ना इसका नाम था क्रम्पेट्स, इसको क्रम्पेट्स बोलते थे. और एक उसके ऊपर फ्ली, एक मक्खी रहती थी 36 ईयर्स से ही, उसको भी ये लेकर आते हैं. द टेल ऑफ ए 207-ईयर-ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत. एक 207-ईयर-ओल्ड रैट है, उसकी वो टेल लेकर आते हैं. ब्लैक टीथ ऑफ ए 97-ईयर-ओल्ड क्रिमलकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो कैटपिल. अब ये भी एक काइंड ऑफ कैट ही होती है. इसके वो ब्लैक टीथ लेकर आते हैं. नकल बोन्स ऑफ ए 700-ईयर-ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू. पेरू से ये भी एक आप कह सकते हैं स्पीशीज होती है बफेलो की. तो ये सारी वियर्ड सी चीजें वो इकट्ठी करते हैं. बैक इन हिज इन्वेंशन रूम वोंका बॉइल्ड एंड मिक्स ऑल दीज थिंग्स टुगेदर फॉर मेनी डेज. और कई दिनों तक वो उसको अब मिक्स करते रहते हैं, बॉईल करते रहते हैं. फाइनली ही मेड वन टाइनी कप फुल ऑफ
थिक ऑयली ब्लैक लिक्विड। अब उन्होंने ये दवाई बनाई है, काफी एक छोटा सा कप बनाया है, थिक सा लिक्विड है, ऑयली सा लगता है ब्लैक कलर का, और इसका नाम उन्होंने रखा वीटा वोंग। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी दवाई किस लिए थी। टू टेस्ट इट ही गेव 4 ड्रॉप्स टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा। अब उम्पा लुम्पा एक वॉलंटियर है, एक बंदा है वहां पर, वो उसको ये वो मतलब आता है कि मैं ये दवाई ले लूंगा, वो उसको ये दवाई देते हैं, सिर्फ 4 ड्रॉप्स देते हैं इसकी, जिससे कि जो उम्पा लुम्पा है उसकी एज अभी 20 ईयर्स है, लेकिन जैसे ही वो इसे लेता है उसकी जो स्किन है वो रिंकल्स उसमें पड़ने लगते हैं, उसके बाल झड़ने लगते हैं, उसके दांत गिर जाते हैं सारे, और क्विकली जो उसकी एज है वो 75 हो जाती है। दिस इज हाउ वीटा वोंग द मेडिसिन टू मेक पीपल ओल्डर वॉज इन्वेंटेड, और ऐसे इसकी इन्वेंशन होती है। दिस स्टोरी शोज हाउ वोंका यूजेस स्ट्रेंज एंड वंडरफुल आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट अमेजिंग थिंग्स। तो बिल्कुल सिंपल सी इमेजिनेटिव स्टोरी थी। जैसे कि पुराने टाइम में हम कई कार्टून्स वगैरह देखते थे जिसमें कोई विच होती थी, चुड़ैल होती थी, वो कुछ ऐसे काढ़े बनाती थी। सिमिलरली ऐसे ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पर ये इन्वेंशन करते हैं वीटा वोंग की। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, फायर फ्रेंड एंड फो। ये भी एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, सिंपल सा। इट एक्सप्लेन्स हाउ फायर कैन बी बोथ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी डेंजरस। इससे हमें पता चलता है कि फायर जो है कैसे हेल्पफुल भी हो सकती है और डेंजरस भी हो सकती है। जो पहले के लोग होते थे वो फायर जैसी चीज को कहाँ देखते थे, या तो वो लाइटनिंग में देखते थे जब बिजली चमकती थी, वोल्केनोज में देखते थे जब लावा निकलता था, या फिर फॉरेस्ट में जो कई बार फायर लग जाती थी उसमें देखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। और वो वर्शिप करते थे, मतलब पूजा भी करते थे इतनी पावरफुल चीज की, फायर की। फायर इज एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन। अब फायर होती क्या है, ये केमिकल रिएक्शन होता है दैट नीड्स 3 थिंग्स टू स्टार्ट टू कीप बर्निंग, और इसे 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट थिंग इज फ्यूल। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, आपकी लकड़ी हो सकती है, कोल हो सकता है, पेट्रोल, पेपर, या फिर कुकिंग गैस हो सकती है। देन सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर फायर, एंड द थर्ड थिंग इज द हीट, कि आपको माचिस या किसी चीज से जलाना पड़ता है, हीट चाहिए होती है। फिर आप पत्थर को टकराकर आपस में चिंगारी जो उठती है उससे भी कई बार जो है जंगल में आग लगाई जाती है। तो इन 3 चीजों की जरूरत होती है। वी यूज फायर सेफली एज अ गुड फ्रेंड इन एवरीडे लाइफ। हम फायर को यूज करते हैं हमारे गुड फ्रेंड की तरह। वी कुक फूड विद इट, वार्म आवर होम्स इन विंटर, लाइट लैम्प्स और कैंडल्स, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट। मतलब काफी सारे अच्छे यूजेस हम इसके करते हैं। फैक्ट्रीज में मेटल को मेल्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, या फिर जो वेस्ट होता है उसको बर्न करने के लिए भी हम फायर का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमी हमारा बन सकती है। इट कैन डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ होम्स, हजारों घरों को ये बर्बाद कर सकती है, शॉप्स को जला सकती है, बड़े बड़े एरियाज को, फॉरेस्ट को जला सकती है, किल और इंजर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और काफी ज्यादा इंजरी हो सकती है इसकी वजह से एनिमल्स को, लोगों को। और हर साल ऐसा होता भी है कि कहीं ना कहीं आग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और उसकी वजह से काफी नुकसान देखने को मिलता है। To start a fire, we heat the fuel until it reaches a special temperature where it catches fire. कि अगर हमें आग लगानी है तो जो भी हमारा फ्यूल है, अगर वो वुड है या कोल है या पेट्रोल है, उन सब का एक टेम्परेचर होता है जिस तक की हमें आग लगानी होती है, उसके बाद ही उसमें जो है वो आग लगती है। एवरी फ्यूल हैज इट्स ओन पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेन्स टू बर्न, और तभी वो जलना शुरू होते हैं। और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, आपको जरूर ये नाम याद रखना है, इसे हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। हर फ्यूल का अलग होता है, और आपको ये नेम्स याद रखने हैं कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, कि वो टेम्परेचर होता है जहां पर जो फ्यूल है वो जलना शुरू करता है, फिर इसे हम किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। टू पुट आउट अ फायर वी रिमूव 1 of 3 थिंग्स इट नीड्स। और अगर हमें आग बुझानी हो तो हमें क्या करना होता है, 3 चीजों की जरूरत होती है, हमने देखा। तो उन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज वहां पर अवेलेबल नहीं है तो जो आग है वो बुझ जाएगी। वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम फ्यूल को ही दूर ले जा सकते हैं। नथिंग इज लेफ्ट टू बर्न, कुछ जलने के लिए बचेगा ही नहीं। कट ऑफ द ऑक्सीजन, या फिर हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि हमने फायर को सैंड से कवर कर दिया, मिट्टी से कर दिया, ब्लैंकेट से कर दिया, फोम से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर्स। और लोअर द हीट, या फिर हम हीट को जो है कम कर सकते हैं। डिफरेंट फायर्स नीड डिफरेंट मेथड्स, और जो डिफरेंट टाइप के फायर होते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं उन्हें बुझाने के लिए। वाटर इज गुड फॉर वुड और क्लोथ फायर, कि अगर लकड़ी में या फिर कपड़ों में आग लगी हुई है तो वाटर हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। बट डेंजरस फॉर ऑयल और इलेक्ट्रिक फायर, लेकिन वाटर वहीं पर डेंजरस बन जाता है अगर जो आग है वो ऑयल में लगी है या फिर इलेक्ट्रिक फायर है। एज इट कैन स्प्रेड देम, क्योंकि वाटर की वजह से जो आग है ऑयल पर लगी है, ऑयल
और ज्यादा जल्दी फैलेगा और जिसकी वजह से आग और ज्यादा फैल सकती है। वी मस्ट कॉल फायर ब्रिगेड टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स एज दे आर स्पेशली ट्रेन्ड। और अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें फायर ब्रिगेड को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड में जो लोग होते हैं वो स्पेशली ट्रेन्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस टाइप की फायर को कैसे कंट्रोल करना है। एंड द चैप्टर एंड्स विद द फेमस सेइंग फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो ये सेइंग है इस चैप्टर में लास्ट में दी गई है, फायर जो है गुड सर्वेंट है बट अ बैड मास्टर, की जब वो मास्टर बन जाती है तो उससे बुरा कोई भी नहीं है। इट मीन्स फायर इज वेरी यूजफुल व्हेन केप्ट अंडर कंट्रोल बट इट बिकम्स हार्मफुल इफ इट एस्केप्स कंट्रोल। कि वो अगर कंट्रोल में है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंट्रोल आपका लूज हुआ देन इट इज मोस्ट डेंजरस थिंग। वी मस्ट ऑलवेज हैंडल फायर केयरफुली टू enjoy its benefits without facing its dangers. Moving to the next chapter, that is chapter number 9, A Bicycle in Good Repair, written by Jerome K. Jerome. अच्छा, जो लास्ट चैप्टर था हमारा फायर वाला, उसका कोई स्पेसिफिक राइटर आपके बुक में नहीं दिया गया है, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन एनी नेम फॉर द राइटर पार्ट. Now this chapter, the author and his friend plan to go for a long bicycle ride the next day. अब जो हमारा ऑथर है और उसका फ्रेंड वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम सुबह सुबह बाइसिकल राइड पर जाएंगे। और जो हमारा ऑथर है उसको जल्दी उठना पड़ता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है उठना, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो ठीक है, फ्रेंड ने बोला है तो आई विल गो एंड वेट्स हैप्पीली इन द गार्डन। और वो सुबह उठकर अब गार्डन में वेट कर रहा है। जो उसका फ्रेंड है, एक तो वो पहले ही आधा घंटा लेट आता है। Right away, the friend notices that the front wheel of the author's bicycle wobbles a little and makes a small rattling noise when shaken. और वो आते ही बोलता है कि जो तुम्हारी बाइसिकल है, जो हमारे ऑथर की बाइसिकल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका जो फ्रंट टायर है वो ठीक नहीं है। ऑथर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जो बाइसिकल है वो परफेक्टली फाइन है, तो तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तो चलो हम अपनी वॉक पर चलते हैं। लेकिन जो फ्रेंड है वो सीरियस हो जाता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, ही इंसिस्ट दैट द बाइसिकल इज नॉट ओके एंड मस्ट बी रिपेयर्ड बिफोर द राइड। और वो कहते हैं कि हमारी जो राइड है उससे पहले इस बाइसिकल को तो ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रास्ते में कोई ट्रबल कॉज कर सकती है। द फ्रेंड स्टार्ट्स फिक्सिंग इट विद फुल कॉन्फिडेंस। अब जो फ्रेंड है वो उसको फिक्स करना शुरू कर देता है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इसे ठीक कर ही देगा। ही रिमूव्स द फ्रंट व्हील। अब वो क्या क्या करता है कि उसका फ्रंट व्हील वो निकाल देते हैं, यू कैन सी इट इन द पिक्चर। टेक्स आउट द टाइनी बॉल बेयरिंग्स। और छोटी छोटी जो बॉल्स होती हैं, बेयरिंग्स होती हैं, उनको भी वो निकाल देता है, जो कि इधर उधर गिरकर आधी गुम भी हो जाती हैं। ओपन्स द गियर केस को खोल देता है। लूजन्स एंड टाइटन्स द चेन, रिमूव्स अदर पार्ट्स लाइक पेडल्स एंड चेन एंड कीप्स एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन अ टेक्निकल वे। वो ये सब कुछ कर रहा है, उसने एट द एंड हम कह सकते हैं कि पूरी साइकिल को बिखेर दिया है, और वो फिर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और काफी ज्यादा नॉलेज दिखा रहा है कि इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा। और जो हमारा ऑथर है उसे सब समझ आ रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपने फ्रेंड को रोक कर कह दे कि बस करो तुम, ये जो मेरी साइकिल है वो ठीक कंडीशन में थी और इसे अब तुम छोड़ दो। ही प्रॉप्स द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, देन अगेंस्ट अ ट्री, लाइज ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, पोर्स ऑयल। मतलब वो सब कुछ करता है, कभी उस बाइसिकल के ऊपर बैठा होता है, कभी उसके नीचे बैठा होता है, कभी वो कुछ करता है, कभी कुछ करता है, बट फिर भी उससे वो बाइसिकल ठीक नहीं होती है। द ऑथर वॉचेज ऑल दिस एंड मेक सरकास्टिक कमेंट्स इन हिज माइंड। वो ये सब कुछ देख रहा है और सरकास्टिक कमेंट्स वो अपने माइंड में बना रहा है, जैसे कि मैंने बताया, वो काफी कुछ सोच रहा है कि कर क्या रहा है मेरा फ्रेंड। द होल थिंग टर्न्स इनटू अ रफ फाइट बिटवीन द फ्रेंड एंड द बाइसिकल। अब वो एक फाइट चल रही है उस बाइसिकल और उस फ्रेंड के बीच में। समटाइम्स द फ्रेंड इज ऑन टॉप पाइनिंग इट डाउन ऑन द ग्रेवल पाथ एंड समटाइम्स द बाइसिकल पिन्स हिम डाउन। कभी साइकिल उसके ऊपर है तो कभी वो साइकिल के ऊपर। ही लूजेस हिज टेम्पर एंड ट्राइज टू बुली द मशीन बट इट ऑलवेज फाइट्स बैक। और वो इवन गुस्सा भी हो जाता है और साइकिल को ही जो है बुली करने लगता है, गालियां देने लगता है। फाइनली एट क्वार्टर टू 1, सॉरी। तो देखिए वो सुबह रेडी हुए थे राइड पे जाने के लिए और अब टाइम हो गया है 12:45, 1 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। डर्टी कट एंड ब्लीडिंग, उसका जो फ्रेंड है वो काफी गंदा हो चुका है, उसे कट्स लग चुके हैं, उसे ब्लीडिंग हो रही है। ही सेड आई थिंक दैट विल डू। अब वो कहते हैं कि अब ये ठीक है जो बाइसिकल है। द रो एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रोज। वो खड़ा होता है। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। अब बाइसिकल भी ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भी बहुत ज्यादती हो चुकी है, अब उसे भी छोड़ देना चाहिए। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल। अब वो लेकर जाता है अपने फ्रेंड को बैक किचन में। ही क्लीन हिमसेल्फ देन आई सेंट हिम होम। और फिर वो उसे अपने घर भेज देता है। इन द एंड द बाइसिकल इज इन मच वर्स शेप। अब होता क्या है कि जो लास्ट में बाइसिकल है उसकी कंडीशन और भी बुरी है, मोर नॉइसी, वॉबली एंड ऑलमोस्ट अनराइडेबल, कि अब उसे चलाना भी मुश्किल है और भी ज्यादा उसमें आवाज आ रही है। इवन दो द फ्रेंड थिंक्स ही हैज मेड इट परफेक्ट, लेकिन उसके फ्रेंड को लगता है कि उसने उसे अब परफेक्ट बना दिया है।
तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? द चैप्टर टीचेस अ फनी लेसन। इफ समथिंग इज ऑलरेडी वर्किंग ओके, अगर कोई चीज अच्छे से काम कर रही है, चाहे उसमें थोड़ी बहुत कमी आपको क्यों ना लगे, तो आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए उसको इम्प्रूव करने की ओवर कॉन्फिडेंस में आके, क्योंकि हो सकता है कि चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ cricket. This is our 10th chapter. I think I forgot to mention the number here. This is the last 10th chapter, not 9th. रामचंद्र गुहा इनके जो है राइटर हैं. सो लेट्स सी, ये भी अगेन इंफॉर्मेटिव सी आपका जो चैप्टर है, इसमें आपको क्रिकेट की जर्नी पता चलेगी, क्रिकेट कहाँ से इन्वेंट हुआ था और कैसे जो है आज क्रिकेट इतना ज्यादा फेमस गेम है. Cricket is one of the most popular games in the world today, especially in India, England, Australia and many other countries. तो काफी सारी कंट्रीज में क्रिकेट को काफी ज्यादा फेमस माना जाता है और काफी जो है लोग इसे खेलना पसंद करते हैं. बट वेयर डिड इट कम फ्रॉम, लेकिन ये कहाँ से आया था? The chapter says cricket grew out of many old stick and ball games played in England. अब इंग्लैंड में काफी अलग अलग टाइप के गेम्स होते थे जिसमें कि वो स्टिक और बॉल का यूज करते थे. 500 years ago, 500 साल पहले की ये बात है. और वहीं से जो वर्ड है बैट कम्स फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड मीनिंग स्टिक और क्लब, और बैट का मतलब होता है स्टिक या फिर क्लब. इन द अर्ली डेज क्रिकेट वॉज प्लेड इन विलेजेस ऑन रफ अनइवन ग्राउंड विद सिंपल रूल्स. और पहले क्या होता था कि जो क्रिकेट है वो बिल्कुल अनइवन से ग्राउंड पर नॉर्मली ऐसे ही खेला जाता था, गलियों में या किसी भी छोटे मोटे मैदान में. द बैट वॉज कर्व्ड लाइक अ हॉकी स्टिक. आप देख सकते हैं पहले बैट ऐसे ही हुआ करते थे, हॉकी स्टिक के जैसे वो दिखाई देते थे. जो बॉल है वो भी काफी लाइट होती थी. एंड विकेट्स, जो स्टम्प्स आप बोलते हैं, वर जस्ट 2 स्टिक्स. अब 3 होती हैं लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 2 ही हुआ करती थी और उनके ऊपर भी एक छोटी सी स्टम्प जो है रखी जाती थी. देयर वॉज नो प्रॉपर बाउंड्री लाइन, कोई प्रॉपर बाउंड्री लाइन नहीं होती थी. एंड द गेम वॉज प्लेड मोस्टली बाय शेपर्ड्स एंड विलेजर्स. और जो है विलेजर्स, नॉर्मली जो लोग हैं वो खेलते थे इसे. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हेम्बल्डन इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर देयर. और पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया हेम्बल्डन में, इंग्लैंड में, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ. तो यहाँ हमें इतना ही पता चलता है कि जो क्रिकेट है वो काफी पुराना गेम है, इसमें काफी चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, और ये जनरेट हुआ था कहाँ से? यूरोप से, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लैंड से. नाउ ओवर टाइम क्रिकेट चेंज्ड अ लॉट टू बिकम द मॉडर्न गेम. अब काफी ज्यादा इसमें चेंजेस हुए हैं. इन 1787 द मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब, MCCA बना था, वाज फॉर्म्ड इन लंदन एंड इट वाज द ऑफिशियल रूल्स एंड इट फॉर्म द ऑफिशियल रूल्स ऑफ क्रिकेट. और यहीं पर जो है ऑफिशियल रूल्स बनाए गए क्रिकेट के. द पिच, जो पिच होती है, द 22 यार्ड स्ट्रिप इन द मिडल वाज मेड फ्लैट, उसको फ्लैट बनाया गया. द स्टम्प्स बिकेम 3 इंस्टेड ऑफ 2. अब 2 पहले स्टम्प्स होती थी, अब वो 3 है विकेट जो है. एंड द बॉल गॉट हेवियर, और जो बॉल है उसको भी हैवी बना दिया गया. 5 से 6 पॉइंट तक जो है इसका वेट होता है. एंड द बैट बिकम स्ट्रेट एंड फ्लैट फॉर बेटर हिटिंग. और जो बैट है उसकी भी शेप अब चेंज कर दी. पहले वो हॉकी जैसा लगता था, अब जो प्रॉपर बैट्स जो आप आज के टाइम पर देखते हैं ऐसे बना दिए गए, फ्लैट बना दिए गए. वन बिग डिफरेंस इन क्रिकेट इज दैट टेस्ट मैचेस कैन लास्ट फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ इफ नो टीम विंस. और पहले होता था कि टेस्ट मैचेस काफी फेमस होते थे और 4-4 5-5 दिन तक वो चलते थे, और लास्ट में कई बार रिजल्ट ये आता था कि दोनों टीम्स जो है वो ड्रॉ कर गई हैं, सेम उनका स्कोर है. नो अदर गेम इन द वर्ल्ड हैज मैचेस दैट लॉन्ग. दिस इज बिकॉज क्रिकेट नीड्स पेशेंस, स्किल एंड स्ट्रैटेजी. कोई भी और गेम इतना लंबा नहीं चलता था क्योंकि माना जाता है कि क्रिकेट में आपको पेशेंस चाहिए है, स्किल्स चाहिए हैं, प्लस स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है. In India, the game was first played by British soldiers and traders, but later Indian princes and people like the Parsis took it up seriously. पहले जो है सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स इस गेम को खेलते थे, लेकिन बाद में जो इंडियन प्रिंस थे और जो पारसी लोग थे इंडिया में, वो भी इसे खेलने लगे. द चैप्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ क्रिकेट इक्विपमेंट इम्प्रूव्ड. और जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे इम्प्रूव हुए ये भी हमें पता चलता है कि अब जो है बैट बेटर बनने लगे थे. विलो वुड से ये बनते हैं जो बैट होते हैं क्रिकेट के लिए. प्रोटेक्टिव पैड्स का यूज होने लगा, ग्लव्स, हेलमेट एंड सो ऑन. रूल्स लाइक एलबीडब्ल्यू जैसे रूल्स है, लेग बिफोर विकेट, नो बॉल्स, वाइड्स एंड ओवर 6 बॉल का जो है एक ओवर होता है, वर एडेड स्टेप बाय स्टेप. ये सारे रूल्स जो है धीरे धीरे ऐड होते गए. क्रिकेट बिकम अ जेंटलमैन्स गेम विद फेयर प्ले. अब जो क्रिकेट है वो एक जेंटलमैन का गेम बन गया था, बट इट ऑल्सो बिकेम वेरी कॉम्पिटेटिव एंड एक्साइटिंग. Parsis in Bombay started the Oriental Cricket Club in 1848. ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन्होंने स्टार्ट किया था 1848 में पारसीज ने. दे स्ट्रगल्ड फॉर ओपन स्पेस एंड हैड अ राइवलरी विद ऑल द वाइट
बॉम्बे जिमखाना क्लब, ब्रिटिश ओनली। अच्छा, जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर जो रूल कर रहे थे इंडिया में, उनका एक खुद का क्लब था, बॉम्बे जिमखाना क्लब ये बोलते थे उसे। और ये इंडियन लोगों को उसमें परमिशन नहीं देते थे आने की, इसीलिए जो पारसी लोग थे इंडिया के, उन्होंने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बनाया था। द ब्रिटिश यूज द एस्प्लेनेड मैदान फॉर पोलो, और वो जो ब्रिटिशर्स थे, जो मैदान होते थे, जो स्पेस होता था, उसको वो पोलो गेम के लिए भी यूज करते थे, जिसकी वजह से वो क्रिकेट के लिए बिल्कुल डैमेज हो जाता था। बट द पारसीज कंप्लेंट एंड लेटर बिल्ड देयर ओन पारसी जिमखाना, फिर उन्होंने भी जो है अपना पारसी जिमखाना क्लब बना लिया था। एंड इन 1885 में विद द हेल्प ऑफ रिच बिजनेसमैन लाइक जे एन टाटा, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने भी पारसीज की इस चीज में हेल्प की थी। दे चैलेंज द यूरोपियंस इन 1877 में उन्होंने यूरोपियंस को फिर चैलेंज किया। पहली बार तो वो हार गए थे, लेकिन 4 साल के बाद जो है पारसीज जीत जाते हैं, यूरोपियंस को हरा देते हैं। ग्रेट अर्ली प्लेयर्स इंक्लूडेड पलवाकर बल्लू, दिस इज द पिक्चर ऑफ हिम। ग्रेट स्लो बॉलर ये माने जाते थे उस टाइम के। सीके नायडू, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन इन 1932 अगेंस्ट इंग्लैंड, ये पहले टेस्ट कैप्टन थे इंडिया के। यू शुड रिमेंबर द नेम सीके नायडू। मेनी अर्ली हीरोज आर फॉरगॉटन टुडे, और लेकिन काफी और भी ज्यादा प्लेयर्स थे जिनको कि आज याद भी नहीं किया जाता है। द पारसीज वर ऑल्सो लिंक्ड टू लीडर्स लाइक दादा भाई नरोजी इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये भी जो है हमारे एक अच्छे लीडर्स हुआ करते थे। Now coming to the last slide, modern cricket changed with paid professional replacing amateurs, one day international becoming more popular than test। अब जो आज का क्रिकेट है, जो मॉडर्न क्रिकेट है, वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है। अब टेस्ट क्रिकेट के बजाय वन डे इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं वो ज्यादा फेमस है। एंड बिग एडवांसेस इन कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स है, और काफी पैसा लगाया जाता है, काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से जो आज का क्रिकेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है आज से 150 ईयर्स पहले का जो क्रिकेट था उससे। सैटेलाइट टीवी एंड मल्टीनेशनल कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट, अब एक मार्केट की तरह काम भी होता है क्रिकेट मैचेस में। मैचेस फ्रॉम सिडनी कैन बी वॉच्ड लाइव इन सूरत, सूरत में आप देख सकते हैं जो मैच सिडनी में चल रहा है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट ऑडियंस एंड मार्केट, और इंडिया में सबसे बड़ी ऑडियंस और मार्केट है क्रिकेट के लिए। सो क्रिकेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, इसीलिए जो सेंटर है क्रिकेट का वो साउथ एशिया बन जाता है। दिस वॉज शोन बाय आईसीसी हेडक्वार्टर्स मूविंग फ्रॉम लंडन टू टैक्स फ्री दुबई, और जो आईसीसी हेडक्वार्टर्स हैं वो भी लंदन से दुबई अब शिफ्ट हो गए हैं। टुडे इंडियन प्लेयर्स आर द बेस्ट पेड एंड मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा पे किया जाता है उनको, और सबसे ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। 150 ईयर्स अगो पारसी स्ट्रगल्ड फॉर स्पेस, अब आप देखिए कि 150 साल पहले जो पारसीज थे वो जगह के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें लड़ाई करनी पड़ी थी। और अब ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन क्रिकेटर सुपरस्टार, लेकिन आज के टाइम पर जो इंडिया के क्रिकेटर हैं वो सुपरस्टार्स बन चुके हैं। हियर वी कम टू द एंड, हमारी पूरी बुक जो है क्लास 7 की हनीकॉम्ब कंप्लीट हो जाती है। स्पेशली द चैप्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रोज पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब एक वीडियो में और आपकी पोएम्स हो जाएंगी, एंड देन वी विल डू एमसीक्यूज फॉर अ क्विक रिवीजन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट more helpful videos, and it can help you in all your exams where NCERT is included, and especially HTET exam. Thank you very much. Keep watching.